गुड डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मैं डॉक्टर आफरीन नाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, वापस से हाजिर हूँ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का सेकंड लेक्चर लेकर के। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी बच्चा। हमने तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, सारे क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखा। आज इस लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो कौन सा वेवलेंथ है जो यूज हो रहा है, किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन एंड देन डार्क रिएक्शन। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड लाइट एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं हम लोग। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए कई सारे पिगमेंट यूज होते हैं। सबसे पहला जो प्राइमरी पिगमेंट है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल ए। इसको हम प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं। ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा ये। इसके अलावा जो है वो आपका क्लोरोफिल बी हो जाएगा, कैरोटिनॉइड हो जाता है एंड ज़ैंथोफिल हो जाता है। कैरोटिनॉइड हो जाएगा एंड देन आपका ज़ैंथोफिल हो जाता है। ज़ैंथोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है वो आपका ब्लूइश ग्रीन कलर है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है ना। इसको हम प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं। प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं। क्यों प्राइमरी पिगमेंट कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज यही करेगा एंड उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू लेकर के जाएगा एंड लाइट रिएक्शन जो है, जो फोटोसिंथेसिस है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्लोरोफिल पिगमेंट ए का ही होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। इनको हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल बी जो है ये आपका, इसका क्या कलर हो जाएगा बच्चा? तो इसका हो जाएगा येलो ग्रीन कलर। इसका कलर हो जाता है येलो ग्रीन कलर। कैरोटिनॉइड का कलर हो जाएगा आपका येलो ऑरेंज कलर। कैसा हो जाएगा? येलो ऑरेंज कलर, ठीक है। एंड ज़ैंथोफिल का कलर आपका हो जाता है येलो कलर, ठीक है। ये सारे एसेसरी पिगमेंट हैं। एसेसरी क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफिल ए को सपोर्ट करते हैं। यूं समझ लो कि जैसे ये इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, तो इनका अरेंजमेंट होता है कि क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट। यूं समझ लो, एक बॉल ले लो, बॉल के कोर में क्लोरोफिल ए को रख दो और उसके चारों तरफ जो है ना, बाकी एसेसरी पिगमेंट से उस बॉल को भर दो, ठीक है। और इस तरह से तुम्हारा ये एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम, ठीक है। सो ये कैसे काम करेगा? तो ये काम कर रहा होता है कि सनलाइट जो है ना, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा एसेसरी पिगमेंट के थ्रू, और वो एसेसरी पिगमेंट जो है उस एनर्जी को एक से दूसरे को देंगे, दूसरे से तीसरे को देंगे एंड लास्ट में जो है वो कहाँ दे दिया जाता है? आपके क्लोरोफिल ए को दिया जाता है। सो ये किस तरह से होता है और क्लोरोफिल ए को इतना प्रोटेक्टिव क्यों रखा गया है, इतना प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है? वो इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल ए एक तो प्राइमरी पिगमेंट है। दूसरी बात ये है कि ये अगर इसको बहुत ज्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में अगर आप रखोगे तो ये फोटो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये डिस्टॉर्ट हो गया, तो फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं। इसीलिए इसको क्या किया गया है? इतना प्रोटेक्शन के साथ उसको घेर कर, उसको चारों तरफ से छिपा करके रखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम आ जाते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये क्या होता है। तो यहाँ हम आ जाते हैं कि ये देखो, ये वाला जो आपका दे रखा है, इस ग्राफ को मैं यहाँ पर बनाती हूँ, है ना। सो ये हमने बना लेना है, ये वो एक ग्राफ, ठीक। इधर हम क्या ले रहे हैं? इस साइड हम ले रहे हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम क्या ले रहे हैं बेटा? इधर हम ले रहे हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। क्या वेवलेंथ हो जाएगा? जिसमें हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब पार रीजन 400 टू 700 आ जाएगा। 400 हो गया, 500 लिख लिया हमने, 600 लिख लिया हमने, इधर 700 हम लिख लेते हैं, ठीक है। इधर क्या, इधर हम लिखेंगे क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, किस वेवलेंथ पे। ये हम सारी चीजों को देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने क्या लेना है। सारे पिगमेंट्स को हम ले लेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल ए ले लेते हैं, कैरोटिनॉइड ले लेते हैं, क्लोरोफिल बी ले लेते हैं, और इन सब के को, इन सब का हम देखेंगे कि ये कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
और किस वेवलेंथ पे, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाओ कि ये जो क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करते हैं, सो क्लोरोफिल ए जो है ये कुछ आपको इस तरह से ऐसे देखने को मिल रहा है ना, ये फिर ऐसे ऐसे एंड देन 700 के पास जाकर के ऐसा, ठीक है। सो क्लोरोफिल ए का हमें दो पीक देखने को मिल रहा है, क्लोरोफिल ए का हमें दो पीक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो है हमने ये हमारे पास क्लोरोफिल ए था, इसके बाद हम ले लेते हैं दूसरा, हम क्या ले लें, हम क्लोरोफिल बी ले लेते हैं, ठीक है। सो क्लोरोफिल ए की हम बात कर रहे हैं, देख लिया हमने, अब क्लोरोफिल बी की हम बात कर लेते हैं। सो ये हमारे पास क्लोरोफिल बी का पीक दिख गया, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट ऐसे जाएगा एंड फिर इस तरह से ऐसे ऊपर नीचे होते हुए ये ऐसा, ये क्लोरोफिल बी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हम एक और जो है हमारे पास पिगमेंट लिया गया है, वो है आपके पास कैरोटिनॉइड। यस, सो ये क्या है, ये है हमारे पास क्लोरोफिल ए, ये क्या है, ये है हमारे पास क्लोरोफिल बी, और ये क्या है, ये है हमारे पास कैरोटिनॉइड। चलो, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्लोरोफिल ए जो है ना, इसका मैक्सिमम सनलाइट का एब्जॉर्प्शन किस रेंज में कर रहा है, सो 400-450 ऐसे रेंज में कर रहा है, और उसके बाद 700 के रेंज में कर रहा है। क्लोरोफिल बी जो है ये देखो लगभग 400-500 के बीच में, मतलब लगभग नजदीक है 500 के बीच में, वहां पर आपका एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और उसके अलावा 600-700 के बीच में कर रहा है। कैरोटिनॉइड में भी आप देखो यही 500 के अप्रोक्सीमेटली जो है कैरोटिनॉइड में, वहां पर ही उसका पीक देखने को मिल रहा है। सो इस वेवलेंथ पे इतना एब्जॉर्प्शन हो रहा है अलग अलग पिगमेंट्स के थ्रू, ठीक। अब हमने क्या किया ना, हमने यहां पर, यहां देखो क्या किया गया है, ये लिया गया है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम, ये है आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम। ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है बच्चा, ये एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है कि किस वेवलेंथ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। सो इस वेवलेंथ में अगर हम ये देखें कि ये आपका 400 से 500 है ना, लगभग 400 की तरफ जा रहा है, 500 एकदम 450, 400 से 450 के बीच में आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज्यादा हुआ। एक पीक आपको देखने को मिल रहा है, दूसरा पीक आप देखो लगभग 700 के पास जो है वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस मिल रहा है। हमने क्या किया, हमने बस यही जो एक्शन स्पेक्ट्रम है हमने उसको उठाया और इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर इस तरह से ला करके रख दिया, और फिर टैली किया, इसी के ऊपर ला करके ऐसे रख दो। किसको रखा, अभी हमने एक्शन स्पेक्ट्रम को रखा, और एक्शन स्पेक्ट्रम को जब हमने रखा और जब टैली कर रहे हैं हम, हमें क्या दिख रहा है कि जहां पर क्लोरोफिल ए का पीक हाइयर गया था, उसी रीजन में हमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता हुआ नजर भी आता है। इसी से ये प्रूव हुआ कि भाई क्लोरोफिल ए जो है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कराता है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलो, सो अब हम लोग इसके बाद आ जाते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ना बच्चे, इसको दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में होगा, है ना, कहाँ होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगा, प्लस स्ट्रोमल लैमेली में भी होगा। कहाँ होगा, स्ट्रोमा के लैमेली में भी होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, फोटोलिसिस होगा, ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हम सांस में ले रहे होते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें लाइट रिएक्शन के अंदर होता है, जिसके लिए लाइट की जरूरत होती है। सो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, एंड यहां पर काम करते हैं दो फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 जो है वो आपका वेवलेंथ 680 नैनोमीटर यूज करता है, फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज करेगा। अब ये फोटो सिस्टम 2 और 1 क्या है ये अभी हम लोग देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जो है ये अंधेरे में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन एक्चुअल में क्या है कि इसको डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट लाइक लाइट रिएक्शन, और एक का हमने नाम लाइट रिएक्शन रख दिया था, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। सो ये लाइट
डायरेक्टली लाइट के डिपेंडेंट नहीं है। बार बार मैं कह रही हूं डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली इसको जरूरत है लाइट की। कैसे? लाइट रिएक्शन में बच्चे जो प्रोडक्ट बन रहा है जैसे एटीपी, एनएडीपीएच, इन सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है डार्क रिएक्शन में। सो इनडायरेक्टली ये लाइट डिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं हो रहा, लाइट की डायरेक्टली इसको जरूरत नहीं है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो मतलब अगर लाइट रिएक्शन होना बंद हो गया तो तुरंत डार्क रिएक्शन बंद नहीं होगा, बट हाँ कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बना, एनएडीपीएच बना, उसका इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन हो रहा था। अब हमने क्या कर दिया? सनलाइट देना बंद कर दिया। सनलाइट देना बंद कर दिया तो एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होना बंद हुआ। जितना स्टोर एटीपी और एनएडीपीएच था उसका इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन होता गया। अब वो स्टोर्ड एटीपी और एनएडीपीएच भी खत्म हो गया। तो अब क्या होगा? अब ना दूसरा एटीपी एनएडीपीएच बन रहा है, ना ही डार्क रिएक्शन फिर होगा। क्लियर है? सो डार्क रिएक्शन होता कहां है? स्ट्रोमा ऑफ सॉरी क्लोरोप्लास्ट में होगा। एटीपी एनएडीपीएच का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया जाता है, फिक्सेशन होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड इसमें रुबिस्को एंजाइम, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एक एंजाइम है जिसकी जरूरत आपके डार्क रिएक्शन के लिए पड़ती है। रुबिस्को एंजाइम जो है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है आपके पूरी दुनिया में, ठीक है। एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रुबिस्को जो एंजाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी काम कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी काम कर सकता है, बट प्रेफरेंस ये कार्बन डाइऑक्साइड को देता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। लेकिन कब प्रेफरेंस देगा? जब दोनों का अमाउंट, मान लेते हैं रुबिस्को है, ठीक है, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी 100 मॉलिक्यूल दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी 100 मॉलिक्यूल दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं रुबिस्को जी अब आप बताओ किसको पसंद करते हो, किधर जाओगे? सो रुबिस्को सेलेक्ट करेगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड 100 एंड ऑक्सीजन 200 है तो रुबिस्को विल बाइंड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर है? चलो जी। सो रुबिस्को एंजाइम की कहानी हम डार्क रिएक्शन में वापस से पढ़ेंगे। हम अब स्टार्ट करते हैं अपने लाइट रिएक्शन को। एंड लाइट रिएक्शन में हमने एक बात करी कि यहां पर काम करता है आपका फोटो सिस्टम, है ना। और फोटो सिस्टम के बारे में हमने कहा कि ये दो टाइप का फोटो सिस्टम होता है बच्चा, एक होगा फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। सो ये फोटो सिस्टम 1 जो है ये किस वेवलेंथ को यूज करेगा? 700। ये किस वेवलेंथ को यूज करेगा? 680 नैनोमीटर, ठीक है। चलो अब ये काम कैसे करता है? सो यहाँ पे ये जो है आपकी एनसीईआरटी की इमेज है ना। मैं इसी को यहाँ पर ऐसे बना लेती हूं कि यहाँ हमने दिखाया ये जा, हाँ ये रहा हमारे पास सन, ठीक। ये इससे इसके लाइट ऐसे पड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना है? तो यहां पे कि सबसे पहले फोटो सिस्टम दो टाइप का है। फोटो सिस्टम में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? तो फोटो सिस्टम में आपको मिलेगा एक रिएक्शन सेंटर, एक क्या मिलेगा? रिएक्शन सेंटर। और दूसरा आपको क्या मिलेगा? सो दूसरा आपको मिलेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम एंटीना भी कहते हैं, है ना। रिएक्शन सेंटर जो है ये हमेशा क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा बेटा, ठीक है। रिएक्शन सेंटर हमेशा क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा। और ये जो क्लोरोफिल ए है ये आपका 700 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज कर सकते हैं या 680 यूज कर सकते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपको क्या होगा? एसेसरी पिगमेंट होंगे, एसेसरी पिगमेंट होगा बेटा, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सारी चीजें। अब होगा क्या? सबसे पहले तो देखो अगर मैं यहां पर बना लूं, सो ये जो यहां पर पार्ट है ना, ये है आपका क्या? रिएक्शन सेंटर। ये क्या है? दिस इज योर रिएक्शन सेंटर,
ठीक है, ये हो गया रिएक्शन सेंटर। और ये जो सब कुछ है ये क्या है, यही है आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको एंटेना कहेंगे। ठीक, इससे क्या आया, इससे आया फोटोन, है ना। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है इसने एनर्जी को रिसीव किया और फिर उसको पास किया दूसरे पिगमेंट के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, और इस तरह से अल्टीमेटली लास्ट में कहाँ दे रहा है उस एनर्जी को, सो आपके रिएक्शन सेंटर को दे रहा है। जैसे ही रिएक्शन सेंटर को इतनी सारी एनर्जी मिली, वो क्या हो गया, एक्साइट हो गया, और एक्साइटमेंट में बहुत खुश हुआ। एक्साइटमेंट में कोई कुछ भी करता है, तो यहां पर इसने रिलीज किया एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, खर्चा कर लिया, अब वो शांति, ठंड पड़ गया उसको, है ना। फिर यहां पर इस ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उसको रिसीव कौन करेगा, उसको रिसीव करता है आपका प्राइमरी एक्सेप्टर। कौन रिसीव कर रहा है बेटा, तो प्राइमरी एक्सेप्टर रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब चाहे फोटो सिस्टम 1 हो चाहे फोटो सिस्टम 2 हो, काम कुछ इसी तरह से कर रहा है। सिर्फ फोटो सिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ यूज होगा, फोटो सिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ यूज होगा। प्राइमरी एक्सेप्टर दोनों के केस में अलग होगा, बट यहाँ पे रिसीव करना, एक्साइटेशन होना रिएक्शन सेंटर का, और फिर इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना एंड उसको रिसीव करना बाय प्राइमरी एक्सेप्टर, ये सारी चीजें जो है वो दोनों में ही कॉमन होता है। ठीक है, सो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आपको जान लेना है कि फोटो सिस्टम 1 में जो है 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज होगा, फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ यूज होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे बेटा, अभी क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है इससे, है ना। सो यहां पर आ जाते हैं कि ये जो लाइट रिएक्शन है ना, वो कन्वर्ट करता है क्या, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और दो डिस्टिंक्ट पाथवे के थ्रू ये लाइट रिएक्शन हो सकता है। पहला क्या है, पहला जो पाथवे है बेटा उसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरे को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, देखो नॉन साइक्लिक है मतलब जहां से स्टार्ट होगा वहां खत्म नहीं होगा, सो नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से पे खत्म कर देना है, सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपका एटीपी बनेगा, NADPH बनेगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगा, H2O को तोड़ा जाएगा, फोटोलिसिस होगा उसका। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बोथ बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, NADPH बन रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, पानी को तोड़ रहे हैं, और दोनों ही टाइप का फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। ये आपका होगा कहां पर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा इन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। कहां पर होगा बच्चा, तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ये चीजें होंगी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये कहां होगा, तो ये होगा आपके स्ट्रोमा के लैमेली में। ठीक है, इसमें आपका एटीपी का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होंगे। इसमें ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा, इसमें फोटोलिसिस भी नहीं होगा, नो फोटोलिसिस, नो फोटोलिसिस। ठीक है, पानी भी इसमें नहीं टूट रहा है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो हम लोग लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद फिर जो है ना हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या क्या लिखा है। देखो क्या होता है, सबसे पहला नॉन साइक्लिक हम देख रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे फोटो सिस्टम 2। हाँ, नाम जरूर 2 है लेकिन स्टार्ट पहले होता है, ठीक है। बाद में डिस्कवर हुआ है तो फोटो सिस्टम 2 कह दिया गया, है ना। ये इसका रिएक्शन सेंटर हो गया। रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, यस। और क्लोरोफिल ए के को चारों तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटेना कहेंगे।
है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं कि ये जो फोटो सिस्टम 2 है, साथ ही साथ रिकॉल कराती जाऊंगी, है ना। ये जो फोटो सिस्टम 2 है, ये बताओ कौन सा वेवलेंथ यूज कर रहा है फोटो सिस्टम 2, 680 नैनोमीटर। ठीक है, इसका क्या पड़ा, लाइट पड़ा, इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है इनके ऊपर लाइट पड़ा, है ना। और इन्होंने क्या कर लिया, उस लाइट को लिया, एक पिगमेंट से दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, और फिर लास्ट जो है वो कहां पहुंच रहा है, रिएक्शन सेंटर के पास पहुंच रहा है। ये स्टेबल हुआ, सॉरी अनस्टेबल हुआ, एक्साइटेड हुआ, और इसने खर्च किया तो क्या रिलीज किया, इसने रिलीज किया एक इलेक्ट्रॉन, रिलीज कर दिया क्या, एक इलेक्ट्रॉन। और ये सारी कहानी कहां हो रही है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में हो रही है। इसने रिलीज कर दिया इलेक्ट्रॉन, चलो जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए कौन आ रहा है, तो यहां पर पड़ा है आपके पास प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिसीव कर लिया, इसने रिसीव किया। और फिर ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देगा, किसको देगा, तो वो पूरा एक सीरीज है यहां पर जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। और एंड इसने क्या किया, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनको दे दिया है। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई, तो पहले आपको प्लास्टोक्विनॉन देखने को मिलेगा, फिर साइटोक्रोम देखने को मिलेगा, फिर प्लास्टोसायनिन देखने को मिलेगा। इन सबको इलेक्ट्रॉन देते गया, पहले प्लास्टोक्विनॉन को दिया, प्लास्टोक्विनॉन इलेक्ट्रॉन लेकर के एक्साइट हो गया, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन फिर लिबरेट कर दिया और फिर स्टेबल हो गया। जब प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, उसको रिसीव कौन करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स, उसने रिसीव किया, फिर वो एक्साइट हो गया, फिर वो भी रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन को, और फिर उस इलेक्ट्रॉन को किसने रिसीव कर दिया, प्लास्टोसायनिन ने, प्लास्टोसायनिन भी एक्साइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर वो रिलीज कर देगा, और उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए कौन है, तो अब हम बताएंगे कि उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कौन करता है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, इसको यहीं तक रोकते हैं अभी हम लोग, है ना। और अब हम यहां देख रहे हैं दूसरा फोटो सिस्टम। तो दूसरा जो फोटो सिस्टम था हमारे पास बच्चा, वो है फोटो सिस्टम 1। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट होगा, बोलो बोलो, मेरे साथ साथ बोलते जाना है। बिल्कुल, यहां पर भी क्लोरोफिल ए ही होगा, और उसके चारों तरफ होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना, जिसमें कि बहुत सारे आपके पिगमेंट्स होंगे। ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप देखो हुआ क्या, कि ये जब लाइट आपके फोटो सिस्टम 2 पर पड़ रहा था, तो क्या ये सन का लाइट आपके उसी टाइम पे फोटो सिस्टम 1 पे नहीं पड़ेगा, क्या उसी टाइम पे इस पे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, एक साथ ही तो पड़ेगा, अलग अलग थोड़ी पड़ना। ठीक है, इस तरह से पड़ा, उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा बच्चा ये, कि जब रिएक्शन सेंटर जो है ए, फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उसी टाइम पे इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगा, फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर, है ना, इसके पास क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 के पास क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हुआ। ठीक है, एंड आपके रिएक्शन सेंटर जो है वो एक्साइट हो गए, एक्साइट हो गए तो इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को इन्होंने फिर से रिलीज कर दिया। तो यहां फोटो सिस्टम 2 से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, फोटो सिस्टम 1 से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, हो गया। अब यहां क्या हुआ, कि ये जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट किए, फिर उसको दे दिया ईटीएस में, ईटीएस से फिर वो इलेक्ट्रॉन आया आपके रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस1। सो यहां पे पीएस1 के रिएक्शन सेंटर ने जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया था, उसकी वजह से जो उसके अंदर डेफिशिएंसी हुई थी, उसको फुलफिल कर दिया गया, दे दिया। ठीक है, एंड इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो आगे गया, उसको रिसीव करता है कौन, फेरेडॉक्सिन। ठीक है, और ये जो फेरेडॉक्सिन है ये क्या करेगा, है ना, ये जो फेरेडॉक्सिन है उसके बाद इसने क्या करना है, NADP+, NADP+, यहां पर एंजाइम काम करेगा NADP रिडक्टेज।
ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो फेरेडॉक्सिन से मिला, प्रोटॉन ले लेगा स्ट्रोमा से। प्रोटॉन कहां से ले लेगा, स्ट्रोमा से। ठीक है, H+ कहां से लिया, फ्रॉम स्ट्रोमा, फ्रॉम स्ट्रोमा, वहां से प्रोटॉन लिया, इलेक्ट्रॉन तो फेरेडॉक्सिन से मिला, एन NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH में। ठीक। अब यहां पे आप देखो, ये जो PS1 के पास जो डेफिशिएंसी हुई थी बेटा इलेक्ट्रॉन की, वो तो फुलफिल हो गया, लेकिन ये जो PS2 जो है उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, क्या उसको इलेक्ट्रॉन वापस मिला, नहीं, अभी तक तो नहीं। और अगर इस तरह की कमी हमेशा बरकरार रहेगी तो सोचो कि क्या होगा, होगा ये बच्चा कि एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ये जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है उसके सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और वो काम करने के लायक नहीं होगा, फिर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। ये हम होने नहीं देना चाहते हैं, तो यहां पर हमने करना क्या है, यहां पर होगा हमारे साथ क्या, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहां पर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहां पर प्रेजेंट होगा, कहां पर, सो आपके मेम्ब्रेन के पास, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के पास वहां पर प्रेजेंट होगा। एंड ये क्या करेगा, ये पानी को तोड़ देगा। सो 2H2O था, इसने उसको तोड़ा, हाइड्रोजन टूटेगा तो 4 प्रोटॉन बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकला, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये तो बाहर निकल जाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा, जिसको हम लोग सांस के थ्रू ले लेते हैं, ले लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन जो है ये जाएगा इस रिएक्शन सेंटर के पास और इसकी डेफिशिएंसी को करेगा फुलफिल, कर दिया। एंड ये जो प्रोटॉन है ये कहां रह जाएगा, ये आपके रह जाएगा ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में। सो ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में ये सारी कहानी कहां हो रही थी, तो अगर मैं ये आपका थैलाकॉइड बना लूं, ठीक है, और ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन की बात मैं कर लूं, तो ये सारी कहानी आपके थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हो रही है। एंड ल्यूमेन में क्या हो रहा है, इधर देखो 4 प्रोटॉन यहां बढ़ गया, 4 प्रोटॉन बढ़ा ना, ठीक है। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यहां पर भी जो आपका प्लास्टोक्विनॉन है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से कलेक्ट करके आपके थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में डाल देता है। सो मतलब प्रोटॉन यहां पर और बढ़ गया, प्रोटॉन यहां पर और बढ़ा। साथ ही साथ ये जो आपका फोटो सिस्टम 2 में जो फेरेडॉक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और NADPH जब बना, NADP रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से, वो भी क्या करता है, प्रोटॉन को स्ट्रोमा से लेता है। मतलब स्ट्रोमा में क्या हो रहा है ये देखो कि ETS में भी प्रोटॉन स्ट्रोमा से ले लिया गया, मतलब स्ट्रोमा में ये अगर स्ट्रोमा है तो यहां पर प्रोटॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। एंड ये थैलाकॉइड का ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड है ना, यहां क्या हो रहा है, यहां पर प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है और एक ग्रेडियंट क्रिएट होते जा रहा है, ठीक है। और यही जब ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है सो यहां पर क्या होगा, ATP का सिंथेसिस हो जाएगा। कैसे होगा वो हम लोग अभी देखेंगे, क्लियर है। सो ये देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात कर रहे थे, है ना। अब यहां पर पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा है PS2 के पास, क्लोरोफिल एक्साइट हो रहा है, रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर पानी टूट रहा है और जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट हो गया था उसको दे दिया गया, ऑक्सीजन रिलीज कर दिया गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्लेस कर दिया गया, आगे आगे जा रहा है ना। फिर उसके बाद कहाँ गया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया तो वो कहाँ गया है, आपके फियोफाइटिन के पास, प्लास्टोक्विनॉन के पास जाता है, साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा, फिर प्लास्टोसायनिन के पास जाएगा और इस तरह से एनर्जी जो है वो रिलीज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे देती दिया जा रहा है, ठीक है। एनर्जी रिलीज इज यूज टू पंप H+ आयन, ये जो ATP का फॉर्मेशन हमने देखा वो प्रोटॉन का इस्तेमाल करके ATP का सिंथेसिस हो जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट कर दिया गया है और क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, ATP सिंथेज एंजाइम काम करेगा और ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा।
साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये तो हमने पूरा PS2 के साथ जो चीज हो रही थी वो देखा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो जो है वो आपके PS1 के पास जा रहा है, साथ ही साथ लाइट हिट कर रही है आपके PS1 के पास, है ना, वो एक्साइट हो रहा है और फिर उसने इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया। PS2 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो आगे भेजा गया PS1 के थ्रू, उसका यूज किया फेरेडॉक्सिन ने एंड बना दिया NADPH का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है? ठीक है। सो ये हुआ हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहां हमने क्या लिखा है बेटा, यहां हमने लिखा है जेड स्कीम। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसको हम जेड स्कीम कहते हैं। ठीक है, क्यों कह रहे होते हैं इसको, आप देखो ये कैसे जा रहा है, यहां से स्टार्ट हमने किया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे 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 गया, है ना, उसके बाद फिर वो ऐसे गया है और फिर ये इस तरह से। जब आप इसको आप ऐसे करके देखोगे, इस थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लो तो ऐसा ये जेड आपको देखने को मिल रहा है। सो हम इसको जेड स्कीम कह रहे होते हैं। चलो जी, हो गया। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही जेड स्कीम होता है आपका, है ना। अब इसके बाद हमने बात करना है क्या, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। हमने क्या कहा कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, बट ये कैसे हो रहा है तो वो यहां पर देखा गया है। ये देखो, ये हमने क्या लिया, ये है आपके थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन, ये क्या है थैलाकॉइड का ल्यूमेन, ठीक है। ये क्या पार्ट है, ये है आपका स्ट्रोमा। ये क्या पार्ट है, ये है आपका स्ट्रोमा। अब यहां पर क्या हुआ, ये देखो, ये जो प्लास्टोक्विनोन है ना, ये क्या करता है, प्रोटोन को स्ट्रोमा से चुरा करके कहां डाल देता है, आपके थैलाकॉइड के ल्यूमेन में डाल दिया। ठीक, यहां पर पानी टूटा, उससे भी प्रोटोन जो है वो कहां आ गया, आपके थैलाकॉइड के ल्यूमेन में आ गया। फिर ये देखो कि ये जो NADP प्लस से NADPH बन रहा है ना, NADP रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से, इसने भी क्या किया, स्ट्रोमा से चुराया H+ और उसका इस्तेमाल कर लिया। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, स्ट्रोमा में प्रोटोन की डेफिशिएंसी हो रही है, जबकि ल्यूमेन में प्रोटोन बढ़ते जा रहा है और एक ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। इस ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए काम करता है आपका एटीपी सिंथेज, F0 F1 पार्टिकल होगा, इसको हम क्या कहेंगे, CF0 CF1 कहते हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट का है। ठीक है, और इसने क्या करना है कि ये जो पार्ट है यहां से प्रोटोन आपका आगे जाएगा, एटीपी सिंथेज यहां पर है, उसने क्या करना है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हेल्प से क्या बना देगा, ATP बना देगा, इस प्रोटोन की एनर्जी को यूज करते हुए। ठीक है, एंड फिर प्रोटोन को जो है उसको बैलेंस कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। चलो जी, सो हमने इतना तो देख लिया। अब हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जहां से स्टार्ट होना है वहीं पे खत्म होना है, और यहां पर काम करेगा सिर्फ और सिर्फ आपका फोटो सिस्टम 1। कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम 1। सो ये रहा फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 का ये रहा रिएक्शन सेंटर, और उसके चारों तरफ हम बना देंगे क्या, ये सारी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंटेना। ठीक, इधर बना लो सनलाइट, सन बना लिया हमने, ये पड़ा लाइट इस तरह से। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि लाइट एनर्जी को यूज किया जा रहा, उसको भेज दिया गया आपके रिएक्शन सेंटर में। ठीक, उसके बाद रिएक्शन सेंटर, इसमें क्लोरोफिल ए होगा, और क्लोरोफिल ए का कौन सा वेवलेंथ होगा, 700 नैनोमीटर। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। ये एक्साइट हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को लिबरेट किया, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट किया। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर, फेरेडॉक्सिन। क्या है बेटा, फेरेडॉक्सिन। ठीक, अब उसके बाद वो जो है ना, इसने रिसीव कर लिया इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे गया, आगे गया तो किसके पास गया बच्चा, प्लास्टोक्विनोन के पास गया। फिर वो आगे जा रहा है, किसके पास जाएगा बेटा, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास चला जाता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम
कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, वहां से जो है वो कहाँ जाएगा बेटा, तो यहाँ से जो है ये जाएगा आपके प्लास्टोसायनिन के पास, है ना। सो ये देखो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये जो प्लास्टोसायनिन है ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही तो सारे प्रोटीन है, वो इसमें भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लास्टोसायनिन के पास इलेक्ट्रॉन आया, क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं एक्साइट हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और फिर उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे जो पोटेंशियल के हैं, कम पोटेंशियल के जो है वो रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर ये क्या होगा, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को वापस से रिएक्शन सेंटर को दे दिया जाएगा एंड इसी दौरान यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है ना। क्योंकि ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये प्रोटॉन को स्ट्रोमा से हाँ स्ट्रोमा से कलेक्ट करके जो है वो अंदर स्ट्रोमल लैमेली में आ जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर एटीपी सिंथेस जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहां पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 ने रिलीज किया था वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर करके वापस उसके पास आ जाता है और साथ ही साथ एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन जो है वो नहीं हुआ है, ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हुआ है एंड पानी को हमने नहीं तोड़ा है। ये है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं बेटा, नहीं अब हम लोग वापस आते हैं, जो मैंने बीच में एक पॉइंट छोड़ा था, डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड 2। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये देखो फोटो सिस्टम 1 की हम बात कर रहे हैं, ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ और ये फोटो सिस्टम 2 680। कहाँ हो रहा है, मेनली इन स्ट्रोमल लैमेली में होगा, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है तो वहां भी होगा बेटा, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, है ना। सो ये ध्यान रखोगे, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये भी मिलेगा। मेनली कहाँ मिलेगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मिलेगा। यहाँ पर ये जो है PS1 जो है वो PS2 के बाद काम कर रहा है। ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है बेटा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है और ये पहले काम करता है ना। इसमें NADPH का फॉर्मेशन PS1 जो है उसी के थ्रू NADPH का फॉर्मेशन होता है, जबकि PS2 के थ्रू पानी को तोड़ रहे हैं हम, पानी तोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे होते हैं हम, है ना। सो ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें, जबकि इसमें नहीं होगा ये सब, ठीक। PS1 को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, PS2 से मिलता है। नॉन साइक्लिक की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। जबकि PS2 को कहाँ से मिल रहा है बेटा, तो पानी को तोड़ करके मिल रहा है ना। यहां पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पर PS2 में प्लास्टोक्विनोन है और यहाँ पर NADPH वगैरह है। टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में PS1 काम करेगा, जबकि PS2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में ही काम करता है। सो आज की क्लास में हमने कर लिया है लाइट रिएक्शन हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, डार्क रिएक्शन को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।